Sit in any. Adopt Gyan Mudra. Back straight, neck straight, eyes gently closed up. Smile on your face throughout the practice. Inhale slowly and exhale out completely. Each inhalation before each chanting of Omkara. Om Sahana Vavatu Sahanam Bhunaktu Sahaviryan Karvavahai Tejasvina Vadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Release your Gyan Mudra. Rub your both the hands on each other and touch your both the hands to your eyes and then the whole face. And slowly open your eyes. So today we are going to discuss about the diet therapy. डाइट कैसे लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए डाइट. तो आपको थोड़ा है ना एक नोटबुक और पेन लीजिए और वो लिख कर लेना है. हाँ, तो क्या हो जाएगा, वो आपके समय भी ये देने वाली हूँ, लेकिन क्या होता है कि बाकी सबको अंग्रेजी में नहीं चाहिए, आपको मराठी में नहीं चाहिए, तो दोनों दो लैंग्वेज में तो प्रिपेयर करना मुश्किल है. तो diet therapies are specially designed for prescribe the medical or general nutritional reasons. डाइट थेरेपी हम कब देते हैं कि जब कोई मेडिकल नीड हो, जैसे कि आपका बीपी बहुत बढ़ गया है, आपको हाइपरटेंशन हो गई है, आपके हार्ट में गड़बड़ी हो गई, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया है, आप बहुत ओबेस बन गए हो, या कभी कभी क्या होता है डायबिटीज डेवलप हो गया है, तो डायबिटीज को कम करना चाहिए, तो उस हिसाब से हमको डाइट प्रिस्क्राइब करना होता है, या तो मेडिकल व्यू से या न्यूट्रिशनल रीजन से. कभी कभी बहुत सारे लोगों में माल न्यूट्रिशन भी रहता है, यानी कि जितना उनका वजन चाहिए उससे उनका वजन बहुत कम होता है, तो कोई न्यूट्रिएंट्स की बहुत डिफिशियंसी भी हो जाती है, तो उस हिसाब से और कुछ नए डिसीजेस पैदा हो जाते हैं, तो वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज है, वो कवर करने के लिए भी डाइट दिया जाना चाहिए. तो डाइटरी थेरेपीज आर यूज फॉर टू पर्पसेस. डाइटरी थेरेपीज आर, डाइट क्यों दिया जाता है, एक तो मेडिकल रीजन, लिखवा लो, द नेसेसिटी ऑफ डाइट थेरेपी, या क्या क्यों जरूरी है डाइट थेरेपी देना, क्यों जरूरी है. पहला रीजन है मेडिकल रीजन. अगर कुछ मेडिकल डिसीजेस पैदा हो गए, जैसे कि कुछ हार्ट डिसीजेस पैदा हो गए, डायबिटीज पैदा हो गया है, हाँ, आर्थराइटिस पैदा हो गया है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा पैदा हो गया है, तो बैक पेन है, तो डाइट देना चाहिए. और दूसरा है न्यूट्रिशनल रीजंस. दूसरा रीजन है न्यूट्रिशनल रीजंस, यानी कि कुछ डिफिशियंसीज पैदा हो गए हैं, कुछ डिफिशियंसीज पैदा हो गए. तो डाइट थेरेपी इस तरह से हमको, तो दो रीजन, ये रीजन हो गए, एक मेडिकल रीजन और दूसरा न्यूट्रिशनल रीजन. तो डाइट इस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए कि जो बैलेंस होना चाहिए, जो हमारे शरीर में स्फूर्ति लाए, चेतना लाए, माल नरिशमेंट है वो कम कर कीजिए. तो उस मात्रा में, किस मात्रा में खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, हमारे पूरे दिन में हमको पानी कितना पीना चाहिए, हाँ, तो इसके क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए, फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और
प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और खाना कब खाना चाहिए, सुबह कब खाना चाहिए, दोपहर को कब खाना चाहिए, शाम को कब खानी चाहिए, इसका सही मायने में संतुलन होना बहुत जरूरी है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, सो इस तरह से ग्रुप्स बनाए जाते हैं डाइट के, और स्पेशल मेडिकल सुपरविजन रखा जाता है, और आपके डाइटरी जो नीड्स है वो भी पूरे करने चाहिए। तो इसमें भगवत गीता में बहुत अच्छा इसके ऊपर कृष्ण भगवान ने भी बहुत अच्छा मेंशन किया है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान कैसे बताते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, यानी कि योग्य युक्त आहार यानी कि आपकी सही सेहत के लिए युक्त मात्रा में यानी कि प्रॉपर मात्रा में खाना खाना चाहिए, युक्त विहारस्य उतनी रेस्ट भी जरूरी है, युक्त चेष्टस्य यानी कि हमारा जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज सही मात्रा में करना चाहिए, युक्त स्वप्नावबोध से योग सही तरीके से सोचना भी चाहिए, तभी हमारा क्या होता है, हेल्थ अच्छी रह जाती है। तो भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में इस आहार के बारे में बहुत सारा बताया है। अब हम देखेंगे डाइट फॉर अर्थराइटिस। डाइट फॉर, ये लिखवा लो, डाइट की दो नेसेसिटी है, फॉर मेडिकल पर्पस और दूसरा है न्यूट्रिशनल पर्पस। हाँ, इसके बाद डाइट फॉर अर्थराइटिस, अर्थराइटिस के लोगों का खाना कैसे होना चाहिए। हाँ, तो अर्थराइटिस के पेशेंट का डाइट जो है वो अल्कलाइन फूड के साथ इस तरह से हमको डिजाइन करना है, विच इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाँ, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर द एनर्जी। क्या क्या चाहिए अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए, जो आहार हम लोग खाना देने वाले हैं वो प्रॉपर अल्कलाइन फूड के साथ उसको प्लान करना है। उसमें सबसे महत्व हम किसको देंगे, फ्रूट्स को देंगे, लिखवा लो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रॉपर portion of proteins and carbohydrates, fruits, vegetables, carbohydrates and proteins। हाँ, तो अभी फ्रूट्स तो हम लोग रॉ मायने में ही खाते हैं, रॉ स्वरूप में ही, यानी कि हम लोग फूल्स जो है वो जैसे नेचुरल फॉर्म में है उसी तरह से हम वो फ्रूट्स खाते हैं। और वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ सलाद, इन द फॉर्म ऑफ सलाद, एंड टू कुक्ड वेजिटेबल्स, उबाले हुए वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए। तो फूल जो फल है वो उसके नेचुरल स्वरूप में खाना चाहिए। उसके बाद सलाद, वेजिटेबल्स है वो सलाद के रूप में खाना चाहिए और टू कुक्ड वेजिटेबल्स के रूप में खाना है। तो वो वेजिटेबल्स कौन कौन से खाने हैं लिखवा लो, कैबेज, कैरट, कैबेज यानी कि गोभी, पत्ता गोभी, हाँ, कैरेट यानी कि गाजर, सेलेरी नाम की एक लिपी वेजिटेबल रहती है जो हम सलाद की स्वरूप में खाते हैं, कोकुम्बर यानी कि काकड़ी, लेट्यूस एक तरह की वेजिटेबल होती है लेकिन वो इंडिया में नहीं मिलती, कैबेज की जैसी होती है, उसके में बहुत सारा पानी का पोर्शन रहता है लेकिन वो हम लोग इंडियंस नहीं खाते, वो अब्रॉड के लोग खाते हैं। ओनियन यानी कि कांदा, रेडिश यानी कि मूला, टोमेटो यानी कि टोमेटो, एंड और क्या क्या ये हम लोग क्या सलाद की स्वरूप में खा सकते हैं। हाँ,
और कुकड वेजिटेबल्स में भी इंड्यूस कुकड़ जो भी पका के खाने वाले हैं वो वेजिटेबल्स कौन से हैं? एस्पेरागस, एस्पेरागस यानी कि अश्वगंधा, एस्पेरागस यानी कि अश्वगंधा। बीट, बीट ये कुक खाना, पका कर खाना चाहिए, उबाल कर खाना चाहिए। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, कॉलीफ्लावर यानी कि फ्लावर, जिनको मराठी में हम फ्लावरची भाजी म्हणतो यानी कि कॉलीफ्लावर। कॅबेज यानी कि पत्ता गोभी, पत्ता गोभी। कॅरट्स गाजर, सैलरी, ब्रिंजल यानी कि वांग, मशरूम, मशरूम म्हणजे मशरूम, ओनियन कांदा, पीच वाटाणे, बीन्स म्हणजे घेवडे, स्पिनॅच, स्पिनॅच म्हणजे पालकची भाजी, टोमॅटो माहितीये तुम्हाला। आता अशा पद्धतीच्या भाज्या तुम्हाला खायला पाहिजेत। सीवियर, जब भी आपको आर्थराइटिस की तकलीफ बहुत ज्यादा है, आर्थराइटिसची म्हणजे सांधेदुखीची त्रास खूप सगळ्यात जास्त असतो, तर अशा वेळी फळं आणि कच्च्या भाजी पाला, कच्च्या भाज्या जेवढ्या जास्त, कच्च्या भाज्या जेवढ्या स्वरूपात आपण खाऊ शकतो, जो भी सब्जियां हम लोग कच्चे यानी कि रॉ स्वरूप में खा सकते हो, रॉ स्वरूप में ही खाना चाहिए। हाँ, और जूस, फ्रूट जूस भी लेने चाहिए। एक वीक तक, जब भी बहुत ज्यादा दर्द है तो एक हफ्ते तक फ्रूट जूस और रॉ वेजिटेबल्स एक हफ्ते तक देना चाहिए। ग्रीन जूस, ग्रीन जूस कैसे बनाने हैं, किस तरह से ग्रीन जूस हम किसका किसका बना सकते हैं? हाँ, तो लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, पालक का सूप हम बहुत अच्छा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पालक का सूप हम बहुत अच्छी तरह से या जूस भी बना सकते हैं। और उसमें क्या क्या मिलाना है हम लोगों को, वो पालक की सब्जी के साथ साथ हम लोगों को क्या मिलाना है उसमें, कैरेट, सेलरी एंड रेड बीट जूस। इस स्पेसिफिक, ये आर्थराइटिस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यानी कि पालकाचा सूप, सेलरीचं सूप, गाजराचं सूप, बीटचं सूप हे आर्थरायटिसच्या पेशंटसाठी खूप छान उपयोगी होतो। आता फळं आणि भाज्या ह्या अल्कलाइन स्वरूपाच्या असतात। तुलसी, आपको थोड़ा थोड़ा मराठी समझ में आता है ना? आता है ना? तो ये जो फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, ये अल्कलाइन नेचर के होते हैं। ये क्या अल्कलाइन, ज्यादा अल्कलाइन डाइट देने की वजह से, यानी कि रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स या आर्थराइटिस के पेशेंट को देने की वजह से क्या होता है, उनके जो जोड़े रहते हैं, सांधे जो रहता, जॉइंट्स जो रहते हैं, उनमें जो भी टॉक्सिन्स जो रहते हैं, वो जो टॉक्सिन्स है वो टॉक्सिन्स को कम करते हैं। और अदर टिश्यू में भी जो भी टॉक्सिन्स है वो इस अल्कलाइन की फूड की वजह से कम हो जाता है। आमवातामध्ये हा आम कमी होतो। फ्रेश पाइनएप्पल ज्यूस यानी कि पाइनएप्पल, अननसाचा, ताजा अननसाचा ज्यूस रिड्यूसेस ये पाइनएप्पल जूस अगर हम लोगों ने इस पेशेंट को दिए तो उनका स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स में जो भी स्वेलिंग है, जो भी इन्फ्लेमेशन है, वो आर्थराइटिस का पेशेंट का कम हो जाता है। और कौन कौन से आर्थराइटिस में, ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी कि बूढ़े होने की वजह से हमारे जो भी जॉइंट्स है उसमें से जो बोन है वो उनका क्या होता है, डिजनरेटिव्ह चेंजेस होते हैं, तिथं ते झिजायला लागतात आणि त्याचबरोबर तिथला वंगनासारखा जो जो उसमें जो ये रहता है, स्मूथनेस रहता है, वो साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। तो इसके लिए जो अच्छा है, रुमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि आमवात, इसमें क्या होता है, ये रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स का यूज करने की वजह से उसमें जो भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, स्वेलिंग है, वो सब कम हो जाता है, क्योंकि वहां के जो भी टॉक्सिन्स है
वो टॉक्सिन्स इस अल्कलाइन फूड में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। रिपीटेड जूस फास्ट द इंटरवल्स। तो ये जूस, ये जो हम लोगों ने 8 दिन के लिए दिया है, बीच बीच में हर महीने के बाद या हर 2 महीने के, 1 महीने या 2 महीने के बाद 1 हफ्ते तक रॉ वेजिटेबल्स जूस और फ्रूट जूस के ऊपर सीवियर आर्थराइटिस के पेशेंट्स को रखना चाहिए। कभी कभी इसमें रॉ पोटैटो यानी कि कच्चा जो बटाटा होता है, कच्चा बटाटा जो आहे तो साल न काढता त्याचे तुकडे करायचे, रात्रभर पाण्यात भिजवायचे आणि सकाळी त्याचं पाणी प्यायचं। आणि त्या व्यतिरिक्त तो कच्चा बटाटा आहे तो मिक्सर मध्ये फिरवून त्याचा रस सुद्धा आर्थरायटिसच्या पेशंटला दिलेला जातो। त्याचबरोबर काही ड्रायफ्रूट्स असतात, ड्रायफ्रूट्स जो होते हैं वो भी रात भर पानी में भिगोना है, रात भर पानी में भिगोना है और दूसरे दिन वो पानी में भिगो कर भी खाना है। ये क्यों खाना है ऐसे करके, तो उससे क्या होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जैसे कि बादाम अगर हम लोगों ने सूखे बादाम खाए, ड्राई बादाम खाए तो वो उतना उसके न्यूट्रिटिव वैल्यूज हम लोगों को मिल नहीं सकते। लेकिन अगर हम लोगों ने रात भर पानी में भिगो कर अगर दूसरे दिन हम बादाम का यूज करें या और भी कुछ है, तो अगर सुबह सुबह उठने के बाद अगर हम लोग पानी में भिगोकर, जैसे कि रेझिन्स है, काळ्या मनुका आहेत, काळ्या मनुका, बदाम यांचा रात्री पाण्यामध्ये भिजवून आपण दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते खाल्लं तर जास्त चांगला त्याचा उपयोग होतो। ओके, तर ये हुआ डाइट फॉर अर्थराइटिस, ये अर्थराइटिस के पेशेंट की डाइट हुई। अब हम लोग अस्थमा के पेशेंट को क्या देंगे? अगर एक अस्थमा का पेशेंट आपके पास आया तो हम लोग क्या दे सकते हैं? तो अस्थमा के पेशेंट को भी हम तो अस्थमा के पेशेंट को भी 1 हफ्ता या 2 हफ्ते जैसे जरूरत हो उस हिसाब से अस्थमा के, आप लिखवा लो अस्थमा के पेशेंट के लिए क्या करना है। 1 हफ्ता या 2 हफ्ता उसको क्या करना है, लेमन जूस और हनी उसको देना है, लेमन जूस और हनी, लिंबाचा रस। म्हणजे आपण एक ग्लास में पाणी लेना, एक ग्लास भरून पाणी घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये लिंबू पिळायचा आणि एका ग्लासाला 1 मोठा लिंबू आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा 2 चमचे मध मिसळायचा, हनी, लेमन और हनी मिक्स करके देना है और उसके बाद उसको फ्रूट जूस के जूसेस भी देना है। तो ये क्या होता है, उसके हर एक टिश्यू के सेल्स का नरिशमेंट भी हो जाता है और टॉक्सिक एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स, बॉडी डिटॉक्स होने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। फ्रूट जूस, रॉ फ्रूट जूस या रॉ वेजिटेबल जूस आर मोर यूजफुल टू एलिमिनेट द टॉक्सिन्स, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए उसको वो बहुत फायदेमंद होते हैं। ग्रेजुअली सॉलिड फूड्स कैन बी इंड्यूस्ड, पहले तो फ्रूट जूस वगैरह देना है, सबसे पहले लेमन जूस और हनी का प्रयोग करना है, उसके बाद फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस का प्रयोग करना है और उसके बाद धीरे धीरे अस्थमा के पेशेंट्स को सॉलिड फूड के ऊपर हम लोगों को रखना है। और लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सही मात्रा में उसको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स विच आर एसिड फॉर्मिंग, वो क्या है, ये एसिडिक फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये क्या है, एसिड फॉर्मिंग फूड्स है। तो ये इनका मात्रा कम करना है और अल्कलाइन फूड की मात्रा हमको बढ़ाना है। तो अल्कलाइन फूड कौन सा होता है, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और
जो जर्मिनेटेड ग्राम्स यानी कि मोड मोड आलेली कडधान्य, जर्मिनेटेड ग्राम्स, ये इसमें अल्कलाइन मात्रा जास्त होता है, ये फूड अल्कलाइन होता है। क्या क्या? फ्रेश फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड जर्मिनेटेड ग्राम्स। और अस्थमा के पेशेंट के शरीर में क्या होता है? कफ ज्यादा होता है, आपको पता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो क्या होता है? कफ ज्यादा होता है। तो कफ किस किस से पैदा होता है हमारे शरीर में? कफ कौन बढ़ाता है? कौन सा खाना कफ को बढ़ाता है? तो राइस यानी कि चावल, चावल, चावल में मराठी में हम लोग भात बोलते हैं, चावल। शुगर, शुगर यानी कि लेंटिल्स, सब लेंटिल्स, दाल, दाल। कर्ड्स, 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 कर्ड यानी कि दही, दही भी अच्छा नहीं है। ऑल्सो फ्राइड, फ्राइड फूड एंड ऑल्सो हेवी टू डाइजेस्ट फूड, जैसे कि मछली का, मछली में नॉन वेज, नॉन वेजिटेरियन फूड स्टफ, जैसे कि गोट का मांस, यानी या बकरे का मांस, मांस। हाँ, और बहुत तले हुए ड्राई फ्राइड, ड्राई फ्राइड, फ्राइड फूड, ये भी क्या होता है? सेहत के लिए, अस्थमा के पेशेंट के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादा मात्रा में अगर राइस का प्रयोग किया, लेंटिल्स का ज्यादा यूज किया, कर्ड्स का ज्यादा यूज किया, फ्राइड एंड डिफिकल्ट फूड डाइजेस्ट, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फूड का प्रयोग किया, तो ये उसका अस्थमा बढ़ सकता है। तो ये कम मात्रा में उसको देना चाहिए। हाँ, तो ब्रेकफास्ट में क्या देना चाहिए? ज्यादातर फ्रेश फ्रूट्स देना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स देना चाहिए। हाँ, और ड्राय रेसिन्स, रेसिन्स, काळ्या मनुका, पर्टिक्युलरली काळ्या मनुका सकाळच्या नाश्त्यामध्ये विथ हनी, काळ्या मनुका मधाबरोबर जास्त दिल्या पाहिजे। और उसका दोपहर का खाना, लंच कैसा होना चाहिए और डिनर कैसा होना चाहिए, उसमें भी सलाद का प्रयोग हमको करना है, सलाद का प्रयोग करना है। रॉ वेजिटेबल्स, सलाद का जैसे कि रॉ वेजिटेबल जो भी हम खा सकते हैं, जैसे कि ककुम्बर यानी कि ककड़ी, खीरा है, उसके बाद लेटुस, टोमेटो है, कैरेट है, बीट है, हाँ, और टू लाइटली कुकड वेजिटेबल्स। ये जो हम लोग रॉ खा सकते वो रॉ खाना है, जो रॉ खा नहीं सकते वो उबाल के खाना है। कम से कम 2 वेजिटेबल्स भी चाहिए, और खाने में चपाती, रोटी भी चाहिए। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सूर्यास्त के समय को खाना खाना चाहिए, सूर्यास्त के समय, बिफोर सनसेट। जैसे कि जैन जैन धर्म के लोग करते हैं, देखो कि वो सूर्यास्त के पहले, उनका रीजन अलग होता है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की वजह से देखेंगे कि वो सनसेट के पहले खाना खाना चाहिए, या मिनिमम 3 आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 8 बजे को आपको खाना खाना, सोने के पहले 3 घंटे खाना खाना चाहिए। और जो भी अस्थमेटिक पेशेंट है, उनकी जितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से आधा खाना उनको खाना चाहिए। हाँ, और धीरे से खाना खाना चाहिए, बहुत ही धीरे से, और अच्छी तरह से च्यू करके, अच्छी तरह से च्यू करके खाना खाना चाहिए। और पूरे दिन में 8 to 9 ग्लास ऑफ वाटर, और वो भी पानी कैसे पीना चाहिए? वो गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी पीना नहीं चाहिए। अस्थमेटिक पेशेंट शुड ईट गर्म पानी। लेकिन खाना खाते समय उनको पानी ज्यादा पीना नहीं चाहिए। स्पाइसेस लाइक चिलीज, पिकल्स, टू मच टी, कॉफी शुड बी अवॉइडेड। वो अचार नहीं खा सकते, ज्यादा अचार नहीं खाना सकते, टू मच टी और कॉफी भी उन लोगों को नहीं खाना चाहिए। और जब भी उनको अटैक्स आते हैं तो उनकी एपेटाइट यानी कि उनकी जो भूख है वो कम होती है। तो उनको फोर्स नहीं खाना चाहिए, उनको खाने के लिए फोर्स नहीं खाना चाहिए। जब भी उनका अटैक
सबसाइड हो जाएगा, अस्थमैटिक अटैक सबसाइड हो जाएगा, उसके बाद उनको खाना खाने के लिए देना चाहिए। और सिप बाय सिप उनको गर्म पानी पीना चाहिए पूरे दिन में, जितना थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आधा घंटे के बाद, घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा गर्म पानी कंटिन्यूअसली पूरे दिन में पीना चाहिए। और बीच बीच में उनको इनिमा भी लेना चाहिए, उससे भी वात और कफदोष का कम हो जाता है। तो बीच बीच में बस्ती भी उनको लेनी चाहिए। हम लोगों ने ये बस्ती चिकित्सा आयुर्वेद में देखी है। और ये जो अस्थमैटिक या जिनको भी बहुत सारी खांसी आती है, उन लोगों के लिए मध का प्रयोग करना, हनी का प्रयोग करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये जो हनी है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो हनी से क्या होता है, उनका जो फेफड़े है, तो फुफ्फुसामध्ये त्यांचे वायुकोश असतात, जो अल्व्हिओलाई होता है उनका डायलिटेशन होता है। और जो फैट एक्यूमुलेशन होता है फेफड़ों में, वो फैट एक्यूमुलेशन को ये जो हनी है वो खींच के बाहर ले आता है। तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि कभी कभी बहुत सारा ऐसा हनी है, एक बाउल में लेकर उनको हनी को सूंघना चाहिए, हनी के जो हनी को सूंघना चाहिए, तो मधाचा वास त्यांना घेतलं पाहिजे। तो उनको क्या होता है, सांस लेने में सहूलियत मिलती है, उनकी जो सांस लेना है वो बहुत अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं। और ये जो ये इम्पैक्ट है ये 1-2 घंटे तक वो कंटिन्यू हो जाता है। हनी में जो भी मौलिक ऐसे गुणधर्म होते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो एक सूदिंग इम्पैक्ट दिया जाता है। एक सूदिंग इम्पैक्ट ये अस्थमा के पेशेंट को मिलता है, और हनी उनको रिलीफ देता है। और जो उनके फेफड़ों में जो एयर है, वेंटिलेशन है, सांस लेना और श्वास छोड़ना, ये बहुत स्मूथली हो जाता है। तो वो हनी के किसी के भी, अगर दूध के साथ भी लेना चाहते तो भी वो ले सकते हैं, पानी के साथ लिया जा सकता है। और वो क्या करता है, जो अक्यूमुलेटेड म्यूकस होता है, कफ जो होता है, जो म्यूकस यानी कि चिक्कट असा कफ, तो वो क्या करता है, वो उसको बाहर निकालने में, फेफड़ों से बाहर निकालने में इस हनी का बहुत अच्छा उनको बेनिफिट मिल जाता है। और दूसरा जो फायदा है उनको गार्लिक से मिलता है, लहसुन का भी बहुत सारा प्रयोग करना चाहिए। अस्थमा के पेशेंट में गार्लिक का भी सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। और गार्लिक यानी कि लहसुन का भी बहुत ज्यादा उनको यूज करना चाहिए, दूध में मिलाकर भी यूज कर सकते हैं। हाँ, और जिंजर जिंजर का टीका भी प्रयोग कर सकते हैं। और जिंजर के साथ लहसुन का भी बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं। इससे भी क्या हो जाता है, सुबह और शाम अगर उनको जिंजर के साथ गार्लिक का प्रयोग किया, उनको चाय चाय में से हम लोग दे सकते हैं, दूध में से दे सकते हैं। तो उससे भी कफ का जो एलिमिनेशन है, कफ को बाहर निकाल कर फेंक देना फेफड़ों से, इसमें मदद मिलती है। टर्मरिक टर्मरिक डाल के दूध पीना, अभी अमेरिका में ये स्टाइल हो गया है, उसको गोल्डन मिल्क बोलते हैं। वो ये भी बहुत सारे डिसीजेस में फायदेमंद रहता है, पर्टिकुलरली खांसी के बारे में। अगर दूध में हल्दी मिलाकर हम हल्दी का दूध ले लें, तो दिन में 2 या 3 बार ले लें, तो हमारी खांसी बहुत जल्द कम हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे, ध्यान में आ रहा है ना, प्राजक्ता, अंजलि, तुलसी, सबको ध्यान में आ रहा है ना। उसके बाद डाइट फॉर बैक पेन। इनमें भी अगर आप
देखोगे तो आपको एक ध्यान में आ जाएगा, धीरे धीरे से हमको अल्कलाइन खाना ज्यादा लेना चाहिए। अभी भी देखो पूरे विश्व में अल्कलाइन फूड का बहुत ज्यादा फैड आ गया है। वेगन डाइट लोग जो भी जितना भी अवॉइड कर रहे हैं, जो भी हम लोग एनिमल से जो भी फूड मिलता है, जैसे कि दूध हम लोग एनिमल का गाय का दूध या भैंस का दूध हम लोग खाने में ज्यादा सर प्रयोग करते हैं, और बकरी का दूध भी हम लोग खाते हैं। तो ये क्या हुआ, एनिमल फूड हुआ। वैसे भी जो लोग मछली खाते हैं, नॉनवेज फूड खाते हैं, वो भी क्या, ये भी एनिमल फूड हो गया। तो इनको यूज नहीं करना है। ऐसा एक बहुत सारा अभी वेगन डाइट की बहुत अच्छी चर्चा, और बहुत सारे लोग वेगन डाइट ले रहे हैं। जैसे कि अभी मैं फेमस नाम आपको बता दूंगी, विराट कोहली जी है हमारे फेमस क्रिकेटियर, विराट कोहली, वो भी वेगन डाइट लेते हैं। वो दूध भी पीते हैं तो बादाम का दूध पीते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कॉमन पीपल। वो विराट कोहली है इसीलिए वो बादाम का दूध अफोर्ड कर सकते हैं। हम और तुम वो बादाम का दूध अफोर्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं बता रही हूँ कि पूरे विश्व में वेगन डाइट की बहुत चर्चा हो रही है। वैसे भी रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा, उन्होंने भी अब अपने खुद को और अपने बच्चों को वेगन डाइट के ऊपर वो भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो वेगन डाइट क्या होता है, जो भी हमको एनिमल से हम लोग जो भी फूड लेते हैं, प्राण्यांपासून जे पण जे अन्न मिळतं ते खायचं नाही, असं एक हे आली। का तर अशा ह्याच्यामुळे बरेच आजार बरे होतात। पण ते दूध घेतात, पण ते कुठलं घेतात, सोयाबीन पासून बनवलेलं दूध, सोया मिल्क या बादाम का मिल्क का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये मिडिल क्लास पीपल के लिए पॉसिबल नहीं, इतना खाने के ऊपर खर्चा करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमको पता चलना चाहिए कि क्या लोग खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे। सही बात है ना? क्या तुलसी, सुनीता, बरोबर आहे ना? अंजली मॅम, बरोबर आहे ना? आपल्याला माहित पाहिजे की हे का खातायत हे लोक, ह्याचा अंगीकार का करतायत। तो आपल्याला काय लक्षात येईल की प्रत्येक आजारामध्ये आपल्याला सॅलड खायचं आहे, फळं खायची आहेत। प्रत्येक आजारामध्ये आपण आता बॅक पेनचा आहार बघतोय, पाठदुखीचा आजार आपण पाहतो आहोत, याच्यामध्ये सुद्धा सॅलड खायचं आहे। रा सॅलड, रॉ व्हेजिटेबल्स, आता रॉ व्हेजिटेबल्स कोणते, कच्ची फळं, कच्च्या भाज्या आपण कोणत्या कोणत्या खाऊ शकतो, टोमॅटो, कॅरट म्हणजे गाजर, कॅबेज म्हणजे कोबी, ककंबर म्हणजे काकडी, रेडिश म्हणजे मुळा, आणि आणि ही जे कच्चं खाऊ शकतो ती कच्चं खायचंय। आणि या व्यतिरिक्त 2 शिजवलेल्या भाज्या खायच्यात, शिजवलेल्या उकडलेल्या भाज्या खायच्यात, तळलेल्या नाही। जसं फ्लॉवर आहे, कोबी आहे, गाजर आहे, पालक आहे। जेवढी फळं तुम्ही खाऊ शकता तेवढी फळं तुम्ही कच्ची खायची आहेत, जेवढ्या भाज्या कच्च्या खाऊ शकता तेवढ्या कच्च्या खायच्या आहेत। ज्या भाज्या आपण कच्च्या खाऊ शकत नाही त्या 2 भाज्या निदान शिजवून खायच्या आहेत। 4 वेळा खायचं आहे। बॅक पेनच्या पेशंटनी थोडं थोडं दिवसातून कमीत कमी 4 वेळा खायचंय। आणि सकाळच्या नाश्त्याच्या वेळी मिल्क और फ्रुट्स म्हणजे दूध आणि फळं ही सकाळच्या ब्रेकफास्टच्या वेळी घ्यायचे। उकडलेल्या भाज्या खायच्या आहेत। त्यानंतर 2 चपाती किंवा भाकरी, दुपारच्या जेवणामध्ये चपाती किंवा भाकरी खायची आहे। फळांचा रस, आणि त्याचबरोबर सॅलड आणि स्प्राउटेड म्हणजे मोड आलेल्या कडधान्यांच्या दुपारच्या आणि रात्रीच्या जेवणामध्ये वापर करायचा आहे। आणि पाठदुखीच्या पेशंटनी ह्याचं जेवण अवॉइड करायचंय। फॅटी, ज्याच्यामुळे वजन वाढेल, वजन वाढलं की काय होतं, पोटाचा घेर वाढतो आणि पाठीमागे बैठक पण वाढते, म्हणजे बैठकीचा
आकार पण वाढतो आणि पोटाचा जर फॅटी फूड घेतलं तर जास्त तेलकट, तळलेलं, तुपकट, जड अन्न, नॉनव्हेज फूड जर खाल्लं तर काय होतं की पोटाच्या विजरल फॅट पण आपलं वाढतं आणि तिथं पर्टिक्युलरली स्त्रियांच्या मध्ये तिथं जास्त वजन वाढतं, कमरेच्या मध्ये, पोटाच्या वर आणि बैठकीच्या वर चरबी वाढते. त्याच्यामुळे काय होतं, पाठीचा जो कणा आहे त्याचं जे नॅचरल कर्वेचर आहे, नॉर्मली पाठीचा कणा जसं पाहिजे त्या पद्धतीने पाठीचा कणा नॉर्मली राहत नाही. वाढलेलं पोटाचं वजन पाठीच्या कण्याला पुढं ओढतात, तर वाढलेलं बैठकीवरचं वजन पाठीच्या कण्याला पाठीमागे ओढतात. तो इससे क्या हो जाता है, बैक पेन बढ़ जाता है. अगर पेट बढ़ गया तो हमारे स्पाइन को वो आगे खींचता है और बटक्स के ऊपर, हिप्स के ऊपर अगर वेट ज्यादा डिपॉजिट हो गया तो हमारे स्पाइन को वो पीछे खींचता है. तो पेट आगे खींचता है और बटक्स हिप्स के मसल स्पाइन को पीछे खींचते. तो ह्याच्यामुळे काय होतं, जो नेचुरल कर्वेचर रहता है, दो जगह है ऐसे जो कर्वेचर रहता है, डबल एस शेप्ड कर्व होता है, तो वो जो नेचुरल कर्वेचर निकल जाता है और उसको लॉर्डोसिस बोलते हैं. लॉर्डोसिस डेवलप हो जाता है और हमारा बैक पेन बढ़ जाता है. तो बैक पेन नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, कोर मसल जो है यानी कि पेट के मसल जो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए. कोर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए. अगर कोर स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, बैक मसल्स और एब्डोमेन के मसल्स अगर सही मायने में स्ट्रांग रहेंगे तो उतना बैक पेन हमको नहीं होगा. इसीलिए पेशेंट शुड अवॉइड. पेशेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए, ज्यादा फैटी फूड नहीं खाना चाहिए, स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, दही ज्यादा नहीं खाना चाहिए, मिठाई ज्यादा नहीं खानी चाहिए, शुगर नहीं ज्यादा खानी चाहिए. हाँ, और बहुत ज्यादा चाय और कॉफी, बहुत सारे लोग पूरे दिन में बहुत सारी चाय या कॉफी पीते हैं. अभी आपको ऐसे लगेगा कि मैम क्या पी रही है, मैं गर्म पानी पी रही हूँ. हमारे इधर बहुत बारिश हो रही है, बहुत ठंड है, तो इसकी वजह से मैं गर्म पानी पीती हूँ बीच बीच में. हमेशा अगर हम गर्म पानी पीते रहेंगे तो हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है. तो ये क्या है, मेडिकेटेड वाटर है. पूरे दिन में मैं ऐसा मेडिकेटेड वाटर पीती हूँ, तो इससे क्या रहता है, शरीर का वजन का संतुलन भी बहुत अच्छा रहता है. ज्यादा फैट हमारे बॉडी में डिपॉजिट नहीं होता. एंड वी ऑलवेज स्टे इन अ मेंटेन पोजिशन. ओके. ऑल्सो जिनको ये बैक पेन की तकलीफ है उन लोगों को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. हमेशा हमारे भारत देश में औरतें ज्यादा स्मोक नहीं करती. लेकिन अभी अगर आप लोग देखोगे तो अभी पर्टिकुलरली जो आईटी में लड़कियां काम करती है, लड़कियों में ये स्मोकिंग की आदत बहुत बढ़ गई है. उनको बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, बहुत सारा वो पैसा भी कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं, लेकिन वो ज्यादा स्मोकिंग, उनको एडिक्शंस भी बहुत ज्यादा हो रही है. जैसे कि अल्कोहल की एडिक्शंस, चाय कॉफी की एडिक्शंस, बहुत मात्रा में कॉन्सेंट्रेटेड टी और कॉफी की एडिक्शंस, और उसी मात्रा में अल्कोहल कंजम्पशन का भी अभी एक पर्टिकुलरली ये यंगर ग्रुप जो है उसमें ये सिगार स्मोकिंग की आदत बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो ये गिव अप करना चाहिए, एडिक्शंस को गिव अप करना चाहिए. चाय और कॉफी की भी एडिक्शन होती है. और हमारे योग में भी बताया है चाय कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए. मैं कभी भी चाय कॉफी नहीं पीती. और अभी मैं भी अभी वेगन डाइट के ऊपर हूँ, एनिमल फूड कुछ भी यूज नहीं करती. तो ये बहुत हमारी सेहत के लिए अच्छा है. और प्रोटीन्स और विटामिन सी, प्रोटीन और विटामिन सी से क्या होता है, बोन का जो बोन मास होता है, बोन मास बहुत अच्छा हो जाता है, बोन डेंसिटी अच्छी रहती है. तो इसीलिए ये जो इसके पेशेंट है बैक पेन के, उनको प्रोटीन और विटामिन से सही मात्रा में देना चाहिए.
विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये भी इसेंशियल मात्रा में भी ये हेल्दी बोन के लिए बहुत जरूरी है। तो फूड दैट हैव बीन, फ्रूट्स में, सब्जियों में ये पोटेशियम, ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। तो ये जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसका ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, नेचुरल फूड का प्रयोग करना है। और ये फूड जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है और इससे हमारा वजन भी ज्यादा बढ़ता है। विटामिन सी इज helpful in relieving low back pain and averting spinal disc operations. विटामिन सी सही मात्रा में हर दिन हम लोगों ने लिया, एक नींबू ल्यूक वार्म वाटर में, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं, बहुत एकदम ठंडा पानी नहीं, ऐसा गुनगुना पानी में अगर एक गिलास पानी में एक बड़ा वाला नींबू अगर आप हर दिन लोगे तो आपको लो बैक पेन भी कम रहेगी और आपको जो डिस्क के प्रॉब्लम है वो भी ज्यादा नहीं होगी, डिस्क की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। इसके बाद हम देखेंगे यूरिक एसिड रहे तो भी लेना नींबू पानी। हाँ, यूरिक एसिड में भी हम लोग सही मात्रा में विटामिन सी की जरूरत भी होती है, ज्यादा नहीं। कुछ भी देखो, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम लोगों ने कुछ लिया, अगर सुबह शाम आपको सुबह एक नींबू, दोपहर को एक नींबू, शाम को एक नींबू अगर आप लोगे तो उसका गलत ये भी परिणाम भी हो सकता है ना। तो सही मात्रा में, मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ भी है वो सही मात्रा में ही लेंगे। अगर आप फ्रूट्स का बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे, दिन में 4 या 5 फ्रूट्स खाओगे तो वो भी सही मात्रा नहीं है, उससे आपकी ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ सकती है। तो इसीलिए मैंने भगवत गीता का वो श्लोक भगवान कृष्ण जो बताया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो जो भी है मीताहार, हठपतिपिका में हम लोगों ने सीखा है, मीताहार सही मात्रा में जितना जरूरी है उतना ही खाना है। अगर हम कुछ भी गलत मात्रा में, बहुत ज्यादा अगर हम लोगों ने कुछ भी ज्यादा मात्रा में लिया तो उसका क्या होता है, विष में वो इट कन्वर्ट्स इनटू द पॉइजन। सो सही मात्रा में अगर आप कुछ भी लोगे तो उसका हम लोगों को फायदा ही होता है, गलत नहीं होता। तो जितना जितना मैंने बताया उतना सही मात्रा में प्रयोग करना है, सही मात्रा में प्रयोग करना है। सवेरे लेना ठीक रहेगा या रात में सोते समय नींबू पानी? भोजन नींबू पानी है ना, अगर आपकी तबीयत कैसी है, आपका वजन कितना है, उस हिसाब से आप किस हालात में रहते हो। जैसे कि मेरे इधर गर्म बहुत ज्यादा होता है। वी आर क्लोज टू द सी शोर, माई हाउस इज ओनली 500 मीटर्स अवे फ्रॉम द बीच। मेरे घर के पीछे ही बीच है। यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, लेकिन स्वेटिंग की वजह से हम लोगों को कभी भी यहाँ पे ठंड नहीं होती। लेकिन देखो सुबह उठने के बाद अगर मैंने नींबू पानी लिया तो मेरे गले को थोड़ा सा तकलीफ होती है। हाँ, तो थोड़ा सा तो मैं क्या करती हूँ, सुबह 11 बजे या 12 बजे मैं नींबू पानी लेती हूँ। अगर आप पुणे में रहते हो, पुणे में ठंड बहुत रहती है, तो आपको उस हिसाब से लेना चाहिए, बाहर के एनवायरमेंट में कितनी गर्मी है। हाँ, जब भी बहुत ज्यादा, ये सही टाइम है, सुबह 11 बजे या 12, किसी के लिए भी 11 ओ क्लॉक, 11:30, 12:30, ये 12:30 तक ये बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो सुबह उठकर आप मेथी का पानी पी सकते हो, मेथी का, तो वो थोड़ा गर्म होता है और हमारी अर्थराइटिस के लिए अच्छा रहता है। मेथी का पानी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, एक ही का प्रयोग पूरे साल में नहीं करना है। देखो, कुछ दिन के लिए मेथी का पानी लेना है, कुछ दिन के लिए आंवला और इसका पानी लेना है। आंवला बल्य भी होता है, ताकत देता है, उसका पाक मधुर होता है। जीरा वाटर, कभी कभी हम लोग जीरे का प्रयोग करने को बोलते हैं। हाँ, तो एक ही
कुछ भी, जैसे कि देखो हम एक ही खाना हर दिन नहीं खा सकते। अगर आप रोज चावल 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 खाओगे तो वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो हर दिन हमको चेंज करना है, हमारे डाइट में चेंज करना है। तो इस तरह से हम लोगों को ये करना है, हमारे खाने में बदलाव लाना है। हर दिन नया खाना, नए नए खाने का प्रयोग करना चाहिए। और आपकी यूरिक एसिड लेवल कितनी है, क्या है, और आपके खाने में और कौन से अदर विच आर द अदर थिंग्स यू आर यूजिंग डेली, उसका भी हिसाब करना है। तो इस तरह से मैंने अभी बोला कि सही मात्रा में अगर हम लोगों ने चीजें सही मात्रा में लेना शुरू कर दिया तो उसका कभी भी गलत परिणाम हमारे शरीर के ऊपर नहीं होता। किसने पूछा था, या अंजलि मैम या प्राजक्ता, सुनीता? तो आपके ध्यान में आया क्या? अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और कुछ पूछना है? हेलो। हाँ मैम, मैंने पूछा था, माधुरी। माधुरी, आपने पूछा था। अभी और कुछ पूछना है? मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ एक्चुअली। हेलो। हाँ मैम, मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ, मैं थोड़ा पढ़ के फिर पूछूंगी। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। अब उसके बाद हम देखेंगे अभी अर्थराइटिस के डाइट फॉर डिप्रेशन। अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है हमारे पास तो उसके उसके लिए कौन सा खाना हम देंगे? उनको ज्यादा चाह, टी या कॉफी, अल्कोहल, चॉकलेट्स, कोला, यानी कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो नहीं देना चाहिए। और मैदे का व्हाइट फ्लोर उसका खाना, ज्यादा शुगर, हाँ, फूड कलरिंग्स, ये जो किया होता है एडिटिव्स, हाँ, व्हाइट राइस, स्ट्रॉन्ग जो स्पाइसेस होते हैं वो भी वाला खाना नहीं देना चाहिए। उनका खाना जो है वो दिन में 3 बार ही खाना उनको देना चाहिए। फ्रूट्स कैन बी टेकन मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सुबह 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 उनको फल खाने चाहिए। ब्रेकफास्ट के समय दूध लेना चाहिए। और वहीं पे एक नट्स, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। नट्स और ड्राई फ्रूट्स वो कितने खाने चाहिए? तो हमारी मुट्ठी में एक मूठ भरून, असं आपण म्हणतो, एक मूठ भरून ते असे ड्रायफ्रुट्स एक मूठ भरून खाल्ले चाहिए। एक मूठ भरून म्हणजे सकाळच्या नाश्त्याच्या वेळी फळं, दूध, एक मूठ भरून नट्स, ड्रायफ्रुट्स खाल्ले पाहिजेत। आणि जेवताना दुपार तीन वेळा त्यांनी 3 मील 3 दिवसातून 3 वेळा त्यांनी जेवण घेतलं पाहिजे। चहा, कॉफी हे काय करतात, त्यांच्या ब्रेन ऍक्टिव्हिटी परत वाढवतात। ब्रेनवरची खूप ऍक्टिव्हिटी त्यांची वाढती आणि त्यामुळं परत त्यांचं डिप्रेशन वाढतं, त्यांना झोप कमी येते। जे डिप्रेशनचे पेशंट असतात त्यांची झोप डिस्टर्ब झालेली असते आणि कॅफीनमुळे झोप उडते आणि म्हणून चहा, कॉफी, अल्कोहोल याचा वापर त्यांना द्यायचं नाही, डिप्रेशनच्या पेशंटला द्यायचं नाही। उकडलेल्या भाज्या, भाकरी, ताक यांचा वापर त्यांच्या जेवणामध्ये करायचा। आणि रात्रीच्या जेवणामध्ये हिरव्या पालेभाज्या, सॅलड, स्प्राउट्स म्हणजे मोड आलेली कडधान्य, यांचा वापर जास्त करायचा। मुगाचा वापर जास्त करायचा, आणि ताकाचा वापर करायचा। हे त्यांच्या जेवणामध्ये जे ब्रेनला उद्दीपित करतात, ह्याला आपल्या ब्रेनला म्हणजे मेंदूला जे काय म्हणता येईल त्याला, मेंदूला जे स्टिम्युलेट करतात ते मेंदूला स्टिम्युलेट करणारे हे त्यांना जास्त द्यायचे नाही आणि त्यामुळे त्यांना झोप आली पाहिजे।
झोप आली पाहिजे. कॅफिनमुळे झोप उडते, आधीच त्यांची स्लीप डिस्टर्बन्स असतो त्यांना, आणि पुन्हा जर चहा कॉफी जास्त दिली तर ते बिलकुलच रात्रभर झोपत नाहीत, की जे की त्यांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक असतं. त्यामुळे त्यांना झोप कशामुळे येईल, त्यांना झोप येणं महत्वाचं आहे. मग त्यामुळे त्यांच्या ह्याच्यामध्ये दिलं पाहिजे. एकच मिनिट. तर आता तुमच्या काही शंका असतील तर विचारा. अजून काही शंका असतील तर विचारा. शेवटची 5 मिनिटं आहेत. काही शंका असतील तर विचारा. तुम्ही MA चे एवढेच विद्यार्थी आहेत का? माधुरी, प्राजक्ता, अंजली?